नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे, हमारे ग्रुप से स्टार्ट है, उसमें एडमिशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखेंगे, वहाँ पे हमारे 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, ठीक है। उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा, ठीक। और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, क्या कहा जा रहा है। भारत में प्रतिचक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं किन महीनों के दौरान, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए साइक्लोनिक कंडीशन और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ज्योग्राफी में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है कि विंटर सीजन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, टेम्परेचर कम होता है क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप जानते होंगे। तो ये कंडीशन मतलब ऐसे टेम्परेचर्स की कंडीशन में और प्रेशर में एंटी साइक्लोनिक हमारे जो कंडीशन है डेवलप होती है। और ये नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली देखेंगे तो विंटर रेनफॉल जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन और लो टेम्परेचर के वजह से जो है ही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है। विकल्प हमारा इसमें देखिए बी वाला जो है ये सही हो जाएगा, दिसंबर से मिड फरवरी। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची तथा या कह लीजिए साफिर, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो इन शब्दों का क्या अभिप्राय होता था। तो जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते थे, ठीक है, डिप्लोमेट कह लीजिए, एम्बेसडर कह लीजिए, राजदूत, इनके लिए ये शब्द यूज होता था, ठीक। कोरोमंडल तट हमारा जो है कौन सा है, ऐसे मैप इंडिया का देखते हैं तो इधर वाला ये नीचे मालाबार है, ये साइड का कोरोमंडल तट है, ठीक। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कब होती है ये पूछा गया है। डी विकल्प को हम चुनेंगे। अक्टूबर और नवंबर, इवन दिसंबर के मंथ में भी, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून आता है, ठीक है, उसके माध्यम से इस हमारे कोस्ट पे बारिश होती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य कौन सा है। तो मिट्टी में इरोजन की घटना होती है, आप जानते हैं। होता क्या है, जैसे कोई भी कल्टीवेबल लैंड है तो उसकी जो अपर लेयर है सबसे, है ना, टॉप सॉइल, वो सबसे उर्वरक होती है। अब होता क्या है कि इरोजन की घटना में क्या है, मिट्टी के यहाँ से कटाव और जो बह करके किसी अन्य जगह जाएगी और वहाँ पे जम जाए, ऐसी घटना को अपरदन की घटना कहते हैं, ठीक है। मोस्टली 2 इसके एजेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से इरोजन होता है, विंड और वाटर। तो वर्षा के माध्यम से सर्वाधिक जो है और ये मतलब अपरदन की घटना होती है। लेकिन अगर हम राज्यवार देखें, बात करें तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य हमारा है ना, विंड इरोजन के माध्यम से राजस्थान, ठीक। राजस्थान, इवन आपका जो बुंदेलखंड के कुछ रीजन है, ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। अगला है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, उसमें से एक ये भी है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत कार्यरत है और 1953 में स्टैब्लिश हुआ है। इसमें से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है। भारत में अलग अलग टाइप्स के हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पढ़िएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है। उसमें से ही एक है हमारा जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके हम एरियाज़ की बात करें तो जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिवालिक माउंटेन रेंज के भाग, ठीक है, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। और इसकी जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, साल का वृक्ष होता है टीक, है ना, शीशम, महोगनी इसमें नहीं होगा, ठीक है, महोगनी और हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बाम्बू को इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महोगनी अच्छा कहाँ पाया जाता है, जरा कोई कमेंट करके बताएगा। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो गुजरात का रीजन बेसिकली आप देखें क्या है, ये हमारा दक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल काफ़ी पाई जाती है, ठीक है, रेगुर सॉइल भी इसको कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार तक की वनस्पति मिलेगी। तो ट्रॉपिकल यानी कि जैसे 0 डिग्री पे हम देखें इक्वेटर के आसपास जो वनस्पतियां पाई जा रही हैं, और इवन जो हमारा ये पोल्स के रीजन में जैसे टुंड्रा वगैरह में जो अल्पाइन वेजिटेशन होते हैं, ठीक है, इस प्रकार की। तो इसके मध्य की जितनी भी प्रजातियां हैं लगभग सारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं इस पे पाई जाती हैं।
कलपक्कम किस कारण से प्रसिद्ध है? ये हमारा वो है ना, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर चेन्नई में, ठीक है, इस वजह से ये जो है फेमस है। दूरबीन यानी कि जो टेलीस्कोप होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिसे यूज़ करते हैं हम, सबसे पहले इसको किसने इन्वेंट किया था? तो गैलीलियो गैलीली। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? तो ऐसी चीज़ें विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, है ना, और बहुत ही मतलब माइन्यूट या छोटी चीज़ें हैं, तो उसको देखने में, जैसे स्पेशली जो हमारी लैब होती है ना, लैब्स, प्रैक्टिकल लैब्स, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इसमें विकल्प हमारा हो जाएगा। और एक टर्म होता है ये मतलब साइंटिफिक टर्म है माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब भी वही होता है कि अ साइंस विच डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसमें देखें न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, ऐसे उत्पाद हैं जिसमें क्या होता है? तो बेसिकली जो आप जैसे न्यूट्रिशनल चीज़ें खाते हैं उससे एक तरीके से अलग जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उसको एज अ कह लीजिए न्यूट्रिशन फूड और इवन मेडिसिन या फिर जो कह लीजिए ड्रग इफेक्ट यहाँ पर डी विकल्प में लिखा है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, मेडिकल टर्म होता है। नेक्स्ट है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन जितने भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले विटामिन के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट हुए अराउंड 1912 में, ठीक है, कैसिमीर फंक नाम था इनका। इन्होंने ओरिजिनली जो कह लीजिए जो विटामिन टर्म है सबसे पहले इन्होंने क्वाइन किया था और इनको फादर ऑफ विटामिन थेरेपी भी कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ठीक है, स्टेट से यहाँ संबंध है हमारा किसी एक देश कह लीजिए, है ना। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी स्टेट टर्म आपको मैक्सिमम बार मेंशन्ड मिलेगा। तो किसी स्टेट में देखिए क्या क्या होता है ना, लैंड होगा, ठीक है, उस पर रहने वाले कुछ लोग होंगे, ठीक है, और उनकी सिटीजनशिप होगी कह लीजिए, फ्लैग होगा उस देश का कुछ, है ना। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अगर वो देश संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है ना, यानी कि सॉवरेंटी का मतलब बेसिक टर्म में अगर समझें कि वो किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। जैसे जब ब्रिटिश भारत में राज करते थे तो भारत के पास ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, फ्लैग भी था, लोग थे, सिटीजनशिप होती थी, लैंड एरिया था, है ना, परंतु सॉवरेंटी नहीं थी क्योंकि वो ब्रिटिश कंट्रोल हमारे ऊपर था, ठीक है। तो अब जब ब्रिटिश आज़ाद करके गए भारत को, तो अब हम किसी भी देश के कंट्रोल से मुक्त हैं, है ना। तो ऐसे स्थिति को सॉवरेंटी कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी भाग हमारे किसी स्टेट या नेशन का, देश का क्या होता है? सॉवरेनिटी। निवारक निरोध विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो हमारी 7th शेड्यूल में जो आप देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, उसमें शामिल है हमारा निवारक निरोध। क्या होता है ये? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कि किसी ऐसे पर्सन को विदाउट ट्रायल, है ना, और कन्विक्शन जो कोर्ट से होता है उसके एक हिरासत में, पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, विकल्प इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो जो है आप इसमें देखेंगे भाग 18 में जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं उसका ही एक भाग है जो आर्टिकल 355 है, वहाँ पे ये वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक। ऑप्शन ए को चुनेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना है? थोड़ा स्टेटमेंट गलत तरीके से लिख दिया इन्होंने। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे लोकसभा में, लोकसभा का स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ना लोकसभा के, उनको अपना इस्तीफा देते हैं, और अगर डेप्यूटी स्पीकर को इस्तीफा देना है तो वो स्पीकर को देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका जो है आपस में ही हो जाता है। इसमें से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत कार्यरत होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये बजट को बनवाने का पूरा कार्य और उसके फाइनल प्रेजेंटेशन तक का पूरा जो है इनके अंतर्गत ही होता है। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो देखिए सेंटेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। यहाँ पे गलत ये है हमारा ये बी वाला पार्ट, है ना। इसमें क्या होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स बेसिकली क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वर्ब भी उसी हिसाब से लगाएंगे। तो हैज़ कम होना चाहिए इसमें, ठीक है, हैव कम नहीं, हैज़ कम।
इसमें भी सेंटेंस में क्या एरर है देखना होगा। तो मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। इस सेंटेंस में भी हमको एरर फाइंड करना है। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, तो यहाँ पे दैट रिक्वायर्स मच होगा, है ना, मेनी नहीं यूज करेंगे। अब इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का है, हमें बताना है फेवरेटिज्म शोन बाय अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, तो ये क्या होता है? हिंदी में भाई भतीजावाद कहते हैं, इंग्लिश में नेपोटिज्म। इसमें देखें राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, तो बेसिकली घुमा फिरा के बातें करना है ना, तो ये सर्कमलोक्यूशन जो सी वर्ड में लिखा हुआ है इसका अर्थ ये हो जाएगा हमारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कई लोग की आदत होती है ना कि अगर वो बात एक दो शब्दों में ख़त्म हो जाती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उसकी भूमिका बनाते हैं, ठीक है, तो उस रेफरेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमारा, देखिए क्या है, सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन्स, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी कोई वस्तु जो एकदम यंग लोग जो ऐसे हैं, है ना, उनके लिए ही एक तरीके से सूटेबल है या उनके लिए ही बनाई गई है। तो जुवेनाइल शब्द यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जुवेनाइल में ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि जो एडल्ट नहीं हुए हैं अभी, ठीक, 18 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड है और उसका मीनिंग बताना है। वर्ड हमारा है कोपियस, ठीक है। कोपियस का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, ठीक है। इसके अलावा जैसे अबंडेंट, लश एक वर्ड होता है, ठीक है। इन बाउंटीफुल होता है एक वर्ड, इन सब को ध्यान रखेंगे। अब वर्ड हमारा जो है एक्सट्रेनियस, इसका ऑपोजिट बताना है। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है कोई भी जैसे बाहरी, है ना, जैसे बाहरी व्यक्ति हो कोई। तो अब इसमें जो हमारे पास विकल्प है रेलेवेंट, है ना, रेलेवेंट का मतलब हो जाता है कि जो हमारे हमसे मिलता जुलता हो, ठीक है, या हमारा हो। अब हमारे पास एक वर्ड है, उसको जो करेक्टली स्पेल्ड है उसको चूज करना है, ठीक है। तो वर्ड हमारा है डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। ऑप्शन सी वाला जो स्पेलिंग है ये इसका करेक्ट होता है, और इसकी हिंदी में अगर मीनिंग जाने तो क्या होती है? विसंगति, ठीक। इसमें देखें हमारे पास एक इडियम है स्मूथ रफल्ड फीदर्स, ठीक है। अब इसका बेस्ट एक्सप्रेस जो कर रहा है मीनिंग वो चूज करना है। तो देखिए इसको पहले जैसे वर्ड से समझिए, मतलब इडियम वगैरह में कई बार क्या होता है कि उसी में जो है मीनिंग छुपी होती है, एक बार सर्च करके देखा करिए अगर नहीं पता है तो जैसे स्मूथ करना मतलब कि किसी चीज़ को, है ना, चिकना सरफेस जैसे होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, या उसको मतलब सरल करना, ईजी करना, ठीक है। रफल्ड का मतलब मान सकते हैं कि उलझा हुआ कुछ, और फीदर जैसे होता है पंख, ठीक। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं इस वाले इडियम को, जैसे जब किसी से मान लीजिए झगड़ा हुआ रहे, है ना, बात बहस हो जाए, तो वैसी स्थिति में जैसे दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ है तो अब इसको जैसे एक सेंटेंस के रूप में समझ लेते हैं कि जैसे आफ्टर द आर्गुमेंट वी ईच रेस्टेड इन आवर ओन रूम्स टू स्मूथ आवर रफल्ड फीदर्स, ठीक है। कि मतलब हमारे बीच में कहा सुनी हुई लेकिन हमने अपने अपने रूम में आराम किया और अपने जो रफल्ड फीदर्स हैं उसको स्मूथ करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये एक तरीके से ठीक होगा कि मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, है ना, जो किसी बात से आहत है उसको थोड़ा उसके कष्ट को कम करना एक तरीके से। तो इस तरीके से चीज़ों को, है ना, थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पिछली बार तो जो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे, बट स्टिल इंग्लिश की जानकारी होना ज़रूरी है, खास करके इडियम फ्रेजेस जो हो गए हैं ना, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें तो ये लगातार पूछी जाती हैं और ये आपके नंबर्स को गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। अब देखिए हमारे पास एक शब्द है हिंदी का परमानंद, परमानंद, ठीक है। इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय में आप जानते हैं कि दो शब्दों के बीच जो विशेषण और विशेष्य का, है ना, संबंध पाया जाता है उस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको चुनेंगे हम। अब पूछा गया है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है, ठीक है। तो विसर्ग का यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये निश्चल, ठीक है, निह धन छल, ठीक है, इसका संधि विच्छेद। अब शब्द हमारे पास है सदुपयोग, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका होता है संधि विच्छेद सत धन उपयोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि,
देखिए इनके जितने भी प्रकार हैं और परिभाषा ये सब आपको पता होगा, तो अगर शब्द देखेंगे तो समझ जाएंगे वहाँ पे, अदरवाइज ऐसे रट के ये सब तो नहीं आएगा। तो प्लीज़ पढ़िएगा इन चीज़ों को। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो अभिधन आगत है ना, तो यहाँ पे अभी उपसर्ग को चुनेंगे इसके संबंधित जैसे अन्य शब्द जो इससे बनते हैं, तो अभिनय, अभिनंदन, अभिनेता। अब इसमें तद्भव शब्द देखना है। तद्भव हो जाएगा ये भंवरा, ठीक है। भ्रमर जो होता है वो तत्सम होता है और उसी का तद्भव भंवरा होता है। अगला शब्द है मुद्री, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो तद्भव शब्द मुद्री होता है और तत्सम होता है मुद्रिका। इसमें जो हमारे पास शब्द लिखे हैं उसमें से अशुद्ध को चुनना है। सन्यासी शब्द गलत तरीके से लिखा है, सन्यासी जो है, ठीक, ये होगा सही। इसमें जो शब्द लिखे हैं कौन सा शुद्ध है, ठीक है। वर्तनी पे बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना, छोटी छोटी गलतियों से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आपके। पुरस्कार में छोटा ऊ की मात्रा होती है, ये गलत है। सामर्थ्य शब्द हमारा इसमें ठीक है। पूज्य में भी बड़ा ऊ की मात्रा होगी। अभ्यर्थन नहीं, अभ्यर्थन होता है, ठीक। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, ठीक है। तो थियोरेटिकली जो है 6 मुख्य भाग माने जाते हैं। कौन कौन से, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, रैम, रोम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये आप जानते होंगे। फिर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। फिर जो है ये आपका सॉफ्टवेयर और मदरबोर्ड। कंप्यूटर का घटक यानी कि भाग इसमें से क्या नहीं होता है। तो देखिए इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, है ना, बेसिक यूनिट जैसा इसमें तो कुछ नहीं है। सीपीयू यानी कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 मुख्य रूप से भाग हम इसके पढ़ते हैं, जैसे स्टोरेज हो गया, ठीक है, मेन स्टोरेज मान लीजिए, और एएलयू, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो जहां पे कंपोनेंट्स हमारे इंस्टॉल्ड हैं क्या है वो मदरबोर्ड, ठीक। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। बायोस के बारे में हमने पहले बात की थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, ठीक है। ये बेसिकली जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है ये कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको यूज़ करके, है ना, यहाँ पे कंपोनेंट्स को एक तरीके से चेक करके सिस्टम को टर्न ऑन कर रहा है। और आगे जो देखते हैं डेटा फ्लो, है ना, सिस्टम के बीच में, उन सब में भी ये कार्य करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है इसका जो है बायोस का, ध्यान रखेंगे। इसमें देखें सहायक यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से आप किस नाम से जानते हैं। तो आपका जो एक तो प्राइमरी स्टोरेज हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए, ठीक है। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी के टर्म से भी रेफर करते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी आप जो अटैच करते हैं, ठीक है, उससे। कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां पर डेटा तथा निर्देश भरा होता है यानी कि स्टोर्ड होता है। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, तो मेमोरी यूनिट को हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी। ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे अभी तो अब कंप्यूटर्स की इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन अभी एग्जाम्स में पैटर्न क्या देखने को मिलता है कि पुराने टाइप के क्वेश्चन जो आपके पर्सनल कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर हिस्ट्री है ना, या बेसिक कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर के, वो सभी पूछे जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसमें जो है इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। और यहाँ पे हम इसी तरीके से आपका पूरा ऑलमोस्ट जितना सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे पेड क्विज के माध्यम से भी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको तब मिल सकता है जब आप हमारे इस पेड क्विज में एडमिशन लेकर के इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे। जब आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नहीं आता है तो उसके जो गलत आंसर होते हैं आपसे, तो जो सही आंसर आप देखेंगे तो आपको तब वो लंबे समय तक एक तरीके से समझ सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी, है ना। एग्जाम के पहले 10-12 हज़ार क्वेश्चन लगा करके इंसान जब जाएगा तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस वहाँ पे आपको आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी इसी तरीके का है। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही एग्जाम होगा इस बार भी, ठीक है। और यहाँ पे ये एक बेहतर मीडियम है प्रैक्टिस करने का, पेड क्विज, ठीक। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।